आज की इस क्लास में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद देन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, फिर 2 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ेंगे, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशन ऑफ 2 लाइंस टू बी पैरेलल टू बी परपेंडिकुलर उसको देखेंगे। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 2 लाइंस और लास्ट में जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसको मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और एक लाइन है ए बी, यहाँ पे ए और बी। ये जो लाइन है ए बी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मान लीजिए ये वाली लाइन 3 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यही जो है इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन एंगल। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो इस लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा लाइन ए बी का, वो 30 डिग्री होगा। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव वाला होता है, इधर नेगेटिव होता है। इधर यहाँ से इधर की डायरेक्शन ये पॉजिटिव होती है, इस साइड की नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव वाले से इस साइड से बनना चाहिए एंगल, ना कि इस साइड से, इस साइड से नहीं। इस साइड से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो जो है उसको क्या बोलते हैं हम, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे हम इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है। मान लीजिए फिर से ये कोई लाइन है, ऐसे में बनाते हैं इस बार, ये कोई लाइन है पी क्यू, और इसका हमें इंक्लिनेशन एंगल निकालना है। तो इसका इंक्लिनेशन हमें फिर से, ये यहाँ पे ओरिजिन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये लाइन, यही जो है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। मान लीजिए 120 डिग्री है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा वो 120 डिग्री होगा। मान लीजिए एक दूसरी लाइन है आर एस, ये है आर एस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाला। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन का। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर किया जाता है, और ये किस साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन की तरफ चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो बस इस तरीके से हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल लेते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे स्लोप को भी समझ लेते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप, ये जो स्लोप होता है इसको m से दिखाते हैं, और m इजिकल टू होता है tan थीटा। हिंदी में जो है इसको प्रवणता बोलते हैं, प्रवणता। तो किसी लाइन का स्लोप या लाइन की प्रवणता, उसको जो है सीधे सीधे tan थीटा से, और थीटा क्या है, ये थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अगर हमें आर एस का स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ आर एस, लाइन आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। और अगर हमें स्लोप ऑफ पी क्यू निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू जो होगा वो tan 122, tan 122। बस इस तरीके से निकाल देते हैं। tan 30 की इसमें जैसे स्लोप आर एस था tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 1/√3 इसका स्लोप आ गया। ऐसे ही tan 120 की वैल्यू रख करके और उसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, इंक्लिनेशन एंगल और जो स्लोप है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितना इंक्लिनेशन एंगल होता है उसके आगे tan लगा दो, तो जो है वो क्या निकल जाता है, उस लाइन का स्लोप निकल जाता है, रेखा की प्रवणता। तो अभी हमने इंक्लिनेशन एंगल और स्लोप के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये फिर से एक्स डैश, यहाँ पे ओरिजिन है, और यहाँ पे कोई लाइन है ए बी कोई लाइन है, और ये जो है 45 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो हमें 2 चीज़ें निकालनी है इसमें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, और इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप, तो स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो इस लाइन ए बी का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी
इज इक्वल टू, बस 10 लग जाता है इसका आगे, 1045, और 1045 की वैल्यू 1 होती है। स्लोप को जो है हम m से दिखाते हैं, तो ऐसा तरीका है, मैंने पहले ही बोला था स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप इसको m से दिखाते हैं और m इज इक्वल टू tan थीटा, वेर द थीटा इज इंक्लिनेशन एंगल, जो कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाता है। तो इस तरीके से आ सकता है। अगर हमको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसी लाइन का स्लोप दे देगा वो m इज इक्वल टू 1 और पूछेगा इंक्लिनेशन एंगल बताओ, तो पहले हमें m इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 1, फिर हमें लिखना पड़ेगा 1 जो है 1045 की वैल्यू होती है और एंगल कितना आ रहा है 45, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, स्लोप देगा तो इंक्लिनेशन एंगल पूछ सकता है, इंक्लिनेशन एंगल से स्लोप पूछ सकता है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहले उन लाइनों का इक्वेशन निकालेंगे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसके लिए हम जो है फिर से इस तरीके से, ये हमारा ओरिजिन है, इधर x, यहाँ पे x डैश, ये इधर y हो गया और ये y डैश। तो AB जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के, AB जो लाइन है वो इस x एक्सिस के पैरेलल है और हमें इसका इक्वेशन निकालना है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें अगर हम देखें तो पैरेलल लाइन के डेफिनेशन से अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइनों का आपस में कहीं से भी अगर हम लें तो ये इक्वल होता है। कैसे होता है? इक्वल। मान लीजिए कि y एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, सपोज करो ये यहाँ पे 0 है, ये 0 0 होता है ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स, मान लो ये 1 है और ये 2 है। तो इस लाइन AB पे जितने भी पॉइंट होंगे, ये मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, इस तरीके से हैं ये। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इन पॉइंटों के, वो क्या आने वाले हैं? वो आएंगे 1, 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो इसका y कोऑर्डिनेट्स है सबका, वो 2, 2, 2, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो उसके लिए y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है और वो उतना ही होता है जितना कि वो लाइन x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से ये x एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ही थी, इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं 2, 2, 2 कांस्टेंट आ रखा है। इधर भी अगर हम लेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये -1 होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएगा ये आने वाला है -1, 2। इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 2, -3, 2। इस तरह से चलेंगे तो हम देखते हैं y कोऑर्डिनेट सब में कांस्टेंट होता है। तो इससे इसका बहुत आसान है। अगर अब हम इस 2 को थोड़ी देर के लिए k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? k। तो इसका जो इक्वेशन आएगा लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, उसके लिए हम सीधे लिखेंगे कि भाई इसके लिए जो है y कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 2, बाकी x जो मर्जी कुछ भी आ सकता है, x, y कांस्टेंट है 2। तो अगर ये 2 की जगह में हमने k लिया हुआ हो, तो मान लो ये डिस्टेंस k होता, तो क्या इक्वेशन आता? y इज इक्वल टू k। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके लिए y कांस्टेंट होता है, उसको हम k दिखा रहे हैं। आ रहा समझ में? इसी तरह अगर हमें y एक्सिस के पैरेलल कोई इक्वेशन, y एक्सिस के पैरेलल अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए x कांस्टेंट होता है। कैसे? देखते हैं नेक्स्ट। AB जो लाइन है ये y डैश के पैरेलल है, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए हर जगह पे। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसको अगर हम मान लो सपोज करो ये 1 है और यहाँ पे 1 है, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 3 पॉइंट है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट लेंगे हम, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, तो इन सब के लिए जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये y एक्सिस पे यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे ये 2 था, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, यहाँ पे 3 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट्स होता है इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे उसके लिए x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 3 आने वाला है। तो इसका मतलब कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसके लिए x कांस्टेंट होता है, सिंपल। इससे पहले हमने जब हम पढ़ रहे थे कि कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल था तो उसके लिए y कांस्टेंट होता है, y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसके लिए x कांस्टेंट होगा। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है ए बी का, इसके हिसाब से वो होना चाहिए x = 3। और अगर कोई दूसरी लाइन हो जिसके लिए हमें ये कोई जरूरी नहीं है x = 3, x = 4, कुछ भी हो सकता है वो कांस्टेंट। तो जो इसका जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x = k। k क्या है? कांस्टेंट है, मतलब कितने डिस्टेंस पे है वो लाइन y एक्सिस से, वो है। आ रहा समझ में? तो एक बार दोनों को एक साथ देख लेते हैं, दोबारा दूसरा डायग्राम बना देता हूं मैं, फिर देखते हैं उसको। तो मान लीजिए ये फिर से इस तरीके से, ये हमारा इधर x, इधर x डैश, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। एक लाइन तो खींच दी हमने, ये x एक्सिस के पैरेलल है ए बी, और एक दूसरी लाइन है, इसको रेड कलर से खींच देता हूँ मैं, यहाँ पे पी क्यू है, ये यहाँ पे P और यहाँ पे Q। तो ये दो लाइनें हैं, ए बी लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है और पी क्यू लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए कि जो ये ए बी है, ये यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो मान लीजिए c है। कितना है? c। ये तो इक्वेशन ऑफ, ये जो लाइन ए बी का जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इजिकल टू क्या आना चाहिए? तो मैं बता रहा था इसके लिए y कांस्टेंट होता, तो इसका मतलब y इजिकल टू c होगा इसके लिए, क्योंकि हर जगह पे जो है y कांस्टेंट होगा और वो कितना हो? c। इसी तरीके से अगर हम पी क्यू के लिए देखें, मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मान लो a है, ये वाला। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या आने वाला है? तो इसके लिए y पे जो है x कांस्टेंट होता है और वो आएगा x = a। तो इस तरह से ये इन लाइनों के इक्वेशन आ गए। अगर इनकी वैल्यू दी हुई होती तो हम वैल्यूज रख देते हैं। अब इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मान लीजिए आप पे क्वेश्चन आ गया कि एक लाइन है ए बी, ये वाली लाइन, कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट दे दिया इस पे एक, और वो पॉइंट दे रखा है, मान लो सपोज करो कि ये 3,5 इससे होकर के जाती है, ठीक है, 3,5 से होकर के जाती है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालो। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, तो x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस है उसके लिए y देखना पड़ता है, तो y है 5 बस। तो इस ए बी का इक्वेशन इसके लिए क्या बनेगा? y = 5, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। और ऐसी मान लो कि इस पे पी क्यू पे कोई पॉइंट दे दिया हमको, यहाँ पे दे दिया इस बार, यहाँ नीचे सपोज करो कि ये दे रखा है हमको 2,-3। ये जो पी क्यू लाइन है ये पासेस थ्रू द पॉइंट 2-3। तो अब क्या निकालेंगे? तो हम इसके लिए x को देखेंगे, x कितना है? 2 के डिस्टेंस पे। तो इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा पी क्यू का, वो आ जाएगा कितना? x = 2। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, x इसकी जगह में 2 आ जाएगा, x = 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसमें क्या होता है कि एक लाइन होती है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से शुरू करते हैं, फिर से ये हो गया हमारा ओरिजिन, यहाँ पे x, इधर x डैश आ गया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे y डैश आ गया। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन ए बी, ये हॉरिजेंटल लाइन है। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और जो लाइन
ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से होती है। ये जैसे मान लीजिए ये लाइन है आर एस, लाइन आर एस, इस लाइन को बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। और जो ये ऑब्लिक लाइन होती है ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट काटते हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो लाइन है इसने वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रखा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और काफ़ी लाइन आ गई, इसको दोबारा से, ये जो ऑब्लिक लाइन है मैं दोबारा से बना रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ सकें हम इसको। इस डायग्राम में एक लाइन खींच रखी है आर एस, जो कि एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये ए है और ये वाला जो पॉइंट है ये बी है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें मान लीजिए कि ये इंटरसेप्ट इसी को कहते हैं कि ये वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रखा है वो ओ ए है। मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए सी है, सी, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप m से दिखाते हैं, m इज इक्वल टू हो जाता है tan थीटा। तो हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका हमें स्लोप मालूम रहेगा और इंटरसेप्ट मालूम रहेगा वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये मान लीजिए ये जो लाइन है ये c इंटरसेप्ट कट कर रही और इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और उस थीटा की वजह से हमने इसमें स्लोप निकाल लिया m इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम इस लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, ये भी कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, ये वेरिएबल है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर ये एक्स वाई है तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होगा एक्स। मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये m ले लेते हैं, इसको m है ये। और यहाँ से a पॉइंट से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे, मान लीजिए ये n है। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है और ये y कोऑर्डिनेट से, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये कितना होगा y, ये वाला डिस्टेंस y होगा यहाँ से लेकर के n। और यहाँ पे कोई इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए कोई p पॉइंट है, तो np कितना होगा, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक c है, ये c, ये वाला भी c होगा, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक c है, तो ये भी c होगा क्योंकि ये सारे के सारे परपेंडिकुलर है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो ये जो है क्या होगा, इक्वल होगा। ये रेक्टेंगल है कौन, NaOM। तो NaOM रेक्टेंगल होने की वजह से जितना NM है उतना ही OA है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये इसको बोलते हैं हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की वजह से ये थीटा हो गया। अब यहाँ से हमें थोड़ा NP को ध्यान से देखें तो NP की वैल्यू कितनी आएगी, NP कितना हो जाएगा, NP इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक y है, ये MP कितना, जो NP है वो हो जाएगा MP माइनस MP, यहाँ से पूरा इसको MN, MP माइनस MN। तो NP इज इक्वल टू आ जाएगा, MP है हमारे पास y और ये है c, y माइनस c। तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी हमारे पास, ये y माइनस c आ जाएगी, ये वाला NP, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे y माइनस c, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक y माइनस c है और ये x है। तो यहाँ अगर OM x है तो ये भी x है, यहाँ ये वाला। अब इस ट्रायंगल को देखो जरा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PNA, इसमें tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है PN और बेस कितना है इसका, AN, तो PN अपॉन AN लिख दिया इसको। अच्छा, tan थीटा हमें पता है, tan थीटा तो ये स्लोप है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा m, यहाँ पे लिख दिया m इज इक्वल टू PN की जगह में कितना रखेंगे, तो ये है हमारे पास PN इज इक्वल टू y माइनस सी। NP और PN एक ही बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस सी।
अपॉन ए एन कितना है x, तो यहां पे लिख दिया x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा mx, कितना आएगा mx इज इक्वल टू वाई माइनस सी, और इस c को यहां भेज दो। अगर इस c को हम यहां भेज देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यही जो है इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, इस लाइन का। तो लाइन आर एस का इक्वेशन आ गया है, आर एस का इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये m इसमें स्लोप है लाइन का स्लोप दिया रहेगा, और c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर दो चीजें दे रखी हो किसी भी लाइन का, स्लोप और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट लाइन कट करती है, तो ये उस लाइन का इक्वेशन है, और यहां पे हमने उसको प्रूव किया है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये दिया हुआ रहेगा तुम्हें कि भाई c इतना है, जैसे दे देगा कि जो इंटरसेप्ट है लाइन का वो 2 है, मान लीजिए ऐसे दे दिया उसने कि c इज इक्वल टू 2, और स्लोप m इज इक्वल टू दे दिया, m में स्लोप में जैसे उसने सपोज करो आपको 1 दे दिया, या इंक्लिनेशन एंगल भी दे सकता है थीटा 45 दे दिया, तो एक ही बात है, हम पहले m निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू 10 थीटा से, तो 10 40 m निकालना हो तो अगर थीटा 45 देगा तो m कैसे करके निकालेंगे, m इज इक्वल टू 10 45, तो भी 1 आएगा। तो कुछ भी दे सकता है, m इज इक्वल टू m भी दे सकता है डायरेक्ट, या इंक्लिनेशन एंगल भी दे सकता है, तो उसकी मदद से हम जो है m निकाल सकते हैं। फिर इक्वेशन कैसे करके निकालेंगे, यहाँ रख देंगे वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू m की जगह में 1, x की जगह में x प्लस c कितना था 2, तो ये आ गया y इज इक्वल टू x प्लस 2, और अच्छा लिखना चाहो तो इसको x को इधर भेज दो, या y को भी उधर ही ले जाओ, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये जो है इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट दिया हुआ रहता है और लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा, और उसका इक्वेशन निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही फिर से मान लीजिए ये इस तरह से, ये हमारा x, इधर x डैश, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया O, और इधर y, ये y डैश हो गया, और मान लीजिए कि ये कोई लाइन है फिर से PQ, ये PQ लाइन है, और इस पे एक पॉइंट दे रखा है हमको A, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, मान लीजिए सपोज करो ये x1 y1 है, और इस लाइन का जो इंक्लिनेशन एंगल है थीटा है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू वो tan थीटा। फिर से तो इसमें क्या क्या दिया हुआ रहेगा हमको, एक तो स्लोप दिया हुआ रहेगा लाइन का, या इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ रहेगा, और एक पॉइंट दिया रहेगा यहाँ पे x1 y1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो ये लाइन PQ है, और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा है, और स्लोप हमने निकाल दिया इसका m इज इक्वल टू tan थीटा, और ये जो है पॉइंट A से होकर के जाती है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है हमको। सिंपल है, हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका स्लोप हमें मालूम है और एक पॉइंट हमें मालूम है, इसीलिए इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो जो पॉइंट हमें मालूम है वो है x1 y1, ये A पे है, और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल था वो थीटा था, और m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता था उस लाइन का जो इक्वेशन होता था वो आता था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो हमारे पास पहले से ही एक लाइन का इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये c क्या है, c जो था वो इंटरसेप्ट था ये वाला, तो मान लीजिए ये c, फिर से ये इंटरसेप्ट c है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म होता तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी हो जाता। अब हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे कि इस c की वैल्यू निकालेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। अब इस लाइन PQ में ये पॉइंट x1 y1 है, भाई जो ये लाइन है वो x1 y1 से होकर के जाती है, तो हम क्या करेंगे कि x की जगह में x1 और y की जगह में y1 रखेंगे। तो रखो, ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस c, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके
आराम से हम जो है एक नया इक्वेशन बना सकते हैं। दरअसल क्या है कि इसमें हमें ये c को हटाना है। हम क्या करेंगे कि फ्रॉम सेकेंड यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस m x1 और सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा हमारे पास c की जगह में रख रहे हैं इसको। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c की जगह में क्या आएगा, c की जगह में आ जाएगा y1 माइनस एम x1। तो y1 माइनस एम x1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, इन दोनों में आप देख रहे होंगे क्या कॉमन है, m कॉमन है इन दोनों में। तो इन दोनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं और इस y1 को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा y इज माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा m x माइनस एम x1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, m कॉमन ले लेंगे बाहर, तो x माइनस x1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसका मतलब इसमें क्या है कि x1 y1 गिवन था, तो ये x1 y1 है और m ये स्लोप दिया हुआ रहेगा। तो उस लाइन का इक्वेशन जिसमें हमें एक पॉइंट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हो वो ये आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू एम x माइनस x1। अब सवाल उठता है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए जैसे एक पॉइंट दे दिया तुम्हें, लिखा रहेगा कि भाई इक्वेशन लाइन जो है वो 3 4 से होके जा रही है, 3,4 मान लें, इसका मतलब x1 y1 दे रखा है। और ये जो एंगल है थीटा, ये हो सकता है वो तुम्हें थीटा की वैल्यू दे दे कि भाई थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता है, हो सकता है वो थीटा की वैल्यू दे दे कि थीटा इज इक्वल टू 30 है। तो थीटा अगर 30 डिग्री हो गया तो हम स्लोप निकाल लेंगे, m इज इक्वल टू tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू 1/√3। तो हम स्लोप की जगह में जहाँ पे m है फॉर्मूले में वहाँ पे 1/√3 रख देंगे और जो पॉइंट है x1 की जगह में, x1 की जगह में 3 और y1 की जगह में 4 आ जाएगा और इक्वेशन निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। यहाँ डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रख करके और आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एक नेक्स्ट पे। जैसे इसमें केवल एक पॉइंट दे रखा था हमको x1 y1, अब हम उस लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं जिसमें हमें 2 पॉइंट दिए हुए रहेंगे बस। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया रहेगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया रहेगा b, यहीं पे कहीं पे ले लेते हैं b और x2 y2। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस थोड़ा मिटा रहा हूँ, इसी से हम दूसरा इक्वेशन भी निकालेंगे। तो मान लीजिए कि इस PQ लाइन पे अब हमें 2 पॉइंट मालूम है। एक यहाँ पे है एक पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक यहाँ पे है मान लीजिए B पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, यानी कि 2 गिवन पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और x2 y2 और उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन निकाली थी अभी वो कौन सी थी हमारे पास, अभी हमने जो लाइन का इक्वेशन निकाला था वो निकाला था हमने y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। जब एक पॉइंट दिया हुआ रहता तो ये इक्वेशन होता था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस x और y की जगह में, क्योंकि ये लाइन जो है x2 y2 से होकर के जा रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम क्या करेंगे कि इसमें x की जगह में x2 और y की जगह में y2 रख एक दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m, x की जगह में x2 रख रहे हैं, x2 माइनस x1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ रही है। यहां से हम क्या करेंगे, स्लोप की वैल्यू निकालेंगे, स्लोप कितना है। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कभी भी अगर 2 पॉइंट दे रखे हो और स्लोप निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अब क्या करना है कि ये स्लोप की वैल्यू आ गई है किसके टर्म्स में, x2 y2 और x1 y1 के टर्म्स में। अब कुछ नहीं करना, इस m की वैल्यू को उठा करके फिर से इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो m हट जाएगा, उसकी वैल्यू x2 y2 x1 y1 के फॉर्म में आ जाएगी और यही हमें चाहिए था। यही जो है 2 पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे रख रहा हूं मैं, m की जगह में क्या बनेगा, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह में आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
ऐसे करके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1। तो इस तरीके से ये दो पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन आ गया है, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सिंपल, इसमें तुम्हें a और b की वैल्यू दी हुई रहेगी, दे देंगे कि एक लाइन है, सपोज करो ये 2, 3 और 4, 6 से होके जा रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालो। तो सिंपल है, इसके x1 की जगह में 2 है, y1 की जगह में 3 है, x2 की जगह में 4 है, y2 की जगह में 6 है, इसको यहाँ रख देंगे हम और निकाल देंगे। ये y और x ये वेरिएबल्स होते हैं, इनको वैसे ही रहने देते हैं, केवल किसकी वैल्यू रखी जाती है? x1 y1 और x2 y2 की। इसमें रखो और निकाल दो। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उस लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फिर से हमारे पास ये हो गया x, इधर x डैश, यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये y हो गया y, इधर y डैश, और कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है कोई PQ, यहाँ पे P और यहाँ पे Q, और ये जो लाइन है PQ लाइन, ये आप देख रहे होंगे ये x एक्सिस को, मान लीजिए x एक्सिस को A पे कट करती है ये, और y एक्सिस को B पे कट कर रही है, यहाँ पे ये B हो गया, B पॉइंट। तो इनको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये x एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट है। तो मान लीजिए इस A है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस A है, और जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट हो रखा है, ये मान लीजिए y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो B है। कितना है? B, ऐसे करके। तो कोई भी लाइन जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट कट करती है, उस लाइन का जो इक्वेशन आता है वो आता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और इसको प्रूव करना बहुत आसान है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? क्योंकि ये a इंटरसेप्ट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स a0 होंगे। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे b के, वो क्या आएंगे? 0, b। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन PQ है ये 0b और a0 से होकर के जाती है, यानी कि हमें दो पॉइंट फिर से मिल गए हैं। और अभी इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ी थी जो दो पॉइंट से होकर के जाती है। उस लाइन का जो इक्वेशन था वो था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो अगर इन वैल्यूज को, यानी कि इसमें इसको मान लो ये x1 y1 है और इसको मान लो ये x2 y2 है, और ये वैल्यूज उठा करके अगर हम यहाँ रख देंगे तो यही मिलेगा हमको। करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1, y1 की जगह में कितना आएगा? तो y1 है b, यहाँ पे लिख दो b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 0 है, 0 माइनस b, तो 0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1, x2 a है और x1 0 है, तो a माइनस 0, x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है? 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा x, ऐसे करके। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ऐसे आ गया। अब क्या करो, इसको इधर लाओ, ये ऐसे आ गया, ये ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, ऐसे आ गया। अब अगर इस इक्वेशन को हम ए बी से डिवाइड कर दें, सबको ए बी से डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ए बी से ए बी कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 1। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो है बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? x अपॉन ए, ये आ गया x अपॉन ए। यहाँ पे क्या बच गया? प्लस y अपॉन बी प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो मिल गया ये इक्वेशन। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें दो इंटरसेप्ट दे रखे हो। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है हमको कि एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट 5 है। कितना है? x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट है मान लीजिए 3 और जो y इंटरसेप्ट है वो है 5।
तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। इसको a बोलते हैं, ये a की जगह लेगा और ये b की जगह लेगा, तो x अपॉन a यानी कि x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5, b की जगह इसने ले लिया, इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, 3 5 जा 15, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 5 3 जा 15, 3y इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आ गया, क्या आया, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम आराम से इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाइनें कब पैरेलल होती हैं, कब परपेंडिकुलर होती हैं। दो कंडीशंस को देख लेते हैं। तो फिर से मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये x, इधर x डैश हो गया, यहाँ पे y और ये y डैश हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइनें कब पैरेलल होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है AB और दूसरी लाइन है CD। ये दूसरी लाइन हो गई हमारी C और D, ये दो लाइनें हैं। अगर इन लाइनों के स्लोप सेम आते हैं, मान लीजिए इसका स्लोप जो है और इसका जो स्लोप है, मान लीजिए लाइन AB का स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू m1 है और स्लोप ऑफ लाइन CD का जो स्लोप है m2 है। और इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 m2 के इक्वल हुआ तो समझ लेना कि लाइनें पैरेलल है। देन लाइन्स आर पैरेलल मींस AB पैरेलल CD। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर स्लोप इक्वल है तो लाइनें पैरेलल है। और स्लोप इक्वल होने का मतलब होता है कि उनके इंक्लिनेशन एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इन दोनों लाइनों के स्लोप सेम हुए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा वो इक्वल बन रहा होगा। अगर मान लीजिए ये वाला 30 डिग्री का बना रहा होगा तो ये भी 30 डिग्री का ही बना रहा होगा, तभी ये लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। तो अब हमारे पास कितने तरीके हो गए लाइनों को पैरेलल दिखाने का। तो अगर इंक्लिनेशन एंगल इक्वल हुए तो भी लाइनें पैरेलल होती हैं। अगर दोनों लाइनों के इंक्लिनेशन एंगल इक्वल हुए तो लाइनें पैरेलल हो गई। और अगर उनके स्लोप इक्वल होते हैं तो भी लाइनें पैरेलल हो गई। अब आते हैं परपेंडिकुलर पे। परपेंडिकुलर कब होती है लाइनें? मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है ए बी और एक दूसरी लाइन है CD, ये C और D, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री बनाती हैं। तो इसका मतलब लाइनें कैसे हो गई? परपेंडिकुलर। मान लीजिए AB का जो स्लोप है वो m1 है और CD का स्लोप m2 है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन में हम देखते हैं कि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 आता है। ये परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस हैं। यानी कि अगर दो स्लोपों का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और वो -1 आ गया तो समझ लेना कि लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने देखा पहली लाइन का स्लोप आ रहा है 3 और दूसरी लाइन का स्लोप आ रहा है -1/3 और इनका इंटू करा हमने m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, तो हम देखते हैं -1 आ रहा है। तो समझ लेना कि लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशंस है। अब कुछ बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम की हैं, उनको भी देख लेते हैं जरा लास्ट में। सबसे पहली बात ये है कि जो लाइन ओरिजिन से होके जाती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहाँ पे x है, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे ये y है और ये y डैश है, और कोई लाइन जो है ऐसे करके ओरिजिन से होके चले गई। यहाँ O, ये O है, क्या है ये? ओरिजिन। ये यहाँ पे O है और मान लीजिए ये लाइन है AB लाइन जो है ओरिजिन से होके जाती है। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से होके जा रही है तो एक तो वो कोई इंटरसेप्ट नहीं काट सकती, फिर x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं काटता है, ठीक है। इसके लिए जो है जो a इज इक्वल टू बी 0 और b इज इक्वल टू बी 0, कौन से वाले? इससे पहले जो हमने पढ़ा था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता था, तो उसमें a भी 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं काट रही है। वो कहाँ से होके जा रही है? ये सीधे सीधे ओरिजिन से होके जा रही है। तो इस कंडीशन में जो है इसका इक्वेशन कुछ और निकलेगा, ठीक है, अगर लाइन ओरिजिन से होके जाता है। नंबर 1। नंबर दूसरा, m की जो वैल्यू होती है कभी भी m इज इक्वल टू
ये हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। इसमें थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, थीटा 90 नहीं होना चाहिए। थीटा 90 होगा तो क्या होगा, हमने पढ़ रखा है कि जो tan 90 होती है, tan 90 होता है, ये जो है नॉट डिफाइंड होता है भाई। tan 90 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए कभी भी स्लोप निकालना हो तो उसके लिए जो है हम केवल उसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं जो क्या हो, जिसके लिए थीटा 90 नहीं होना चाहिए, 90 को छोड़ करके और वैल्यूज होनी चाहिए उसकी, उसको निकालते हैं हम। अगर किसी लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है या नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड है वो लाइन, क्योंकि वो लाइन जो है वाई एक्सिस है, वो वाई एक्सिस पे जाएगी, वो ये वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर कोई लाइन ऐसे है, ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनके स्लोप जो है क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड। अब लास्ट में एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ए बी सी इसमें कांस्टेंट होते हैं और एक्स वाई इसमें वेरिएबल होते हैं, जैसे कि हमने देखा। तो हम यहां से किसी भी इक्वेशन को, मान लीजिए जैसे तुम्हें कोई इक्वेशन दे दी उन्होंने इक्वेशन में दे दिया, जैसे मान लो सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखा है। और हमें पूछ दिया उसने कि भाई ये जो जनरल इक्वेशन दे रखा है और आप बताइए स्लोप बताइए इस लाइन का। तो अब अगर हमें स्लोप दिखाना हो तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो स्लोप वाली इक्वेशन है वो है क्या। तो हमारे पास स्लोप इक्वेशन जो स्लोप बताती है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या करना पड़ेगा हमको कि इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे केवल 3y को रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ये आ जाएगा -2x और कितना हो जाएगा -5। फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -2x -5 अपॉन कितना हो जाएगा 3। और फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको -2/3x -5/3। और फिर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इसको इसके साथ, तो हम देखते हैं यहाँ y आ रखा है, m x, ये x है और ये x है, जो बच गया वो m है। तो m की जगह में यहाँ पे हम देखते हैं -2/3 है, तो m इज इक्वल टू -2/3। और c की जगह में हम देखते हैं प्लस c की जगह में -5/3 है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का जो स्लोप है वो -2/3 है और जो इंटरसेप्ट कट करता है y एक्सिस पे वो जो है -5/3 है। स्ट्रेट लाइन में अभी काफ़ी कुछ बचा है, उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये जितना भी हमने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन थोड़ा कंफ्यूज करती है, थोड़ा हार्ड है, ऐसा कुछ बच्चों को लगता है। तो इसको देखने के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो या कोई कन्फ्यूज़न बचा हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक देखा इसको, उसके लिए धन्यवाद।